वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल डिफेंस एस्पिरेंट्स। स्वागत है आपका डिफेंस ऑफिसर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। और आज हम मॉर्निंग दिन की अपनी पहली क्लास में डिस्कस करेंगे मॉडर्न इंडिया, इंडियन हिस्ट्री, जिसे हम अभी तक 5 क्लासेस में कवर कर चुके हैं। दिस इज़ द 6th वन। तो मॉडर्न इंडिया पर चर्चा शुरू करने से पहले पिछली क्लासेस का एक ग्लिम्स मैं आपको दे दूँ। हम अराइवल ऑफ यूरोपियंस देख रहे थे इंडिया में, और अराइवल ऑफ यूरोपियंस देखने के क्रम में हमने अलग अलग कंट्रीज से आने वाली पावर्स या अलग अलग कंट्रीज से आने वाली कंपनीज के बारे में देखा। जिसमें फर्स्ट जो देश में हमारे आए थे वो थे पुर्तगाली, अंडर पहले वास्को डी गामा और फिर पुर्तगाली गवर्नमेंट के थ्रू अलग अलग वाइसरॉयज ऑफ पुर्तगाल आए थे। उसके बाद डच, ब्रिटिश और फ्रेंच, इनके बारे में हम देख चुके थे। इसमें हम ये भी देख चुके थे अपार्ट फ्रॉम ब्रिटिश की पोर्चुगीज और डच का कैसे डिक्लाइन हुआ इंडिया में, क्या वजहें थी। और हमने ब्रिटिशर्स के बारे में पढ़ने के क्रम में ये भी देखा था कि कैसे ब्रिटिशर्स ने वो गलतियां नहीं की जो पोर्चुगीज या डच पीपल्स ने की थी। एक अलग पावर जो ब्रिटिश के अलावा थी वो थी फ्रांस, और ये काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग रहती है ब्रिटिश के लिए इंडिया में। और जो भारत का कॉन्क्वेस्ट है ब्रिटिश के द्वारा, उसको थोड़ा डिरेल या डिले करने का काम फ्रेंच करते हैं, क्योंकि फ्रेंच एक काफ़ी चैलेंज प्रस्तुत करते हैं ब्रिटिशर्स के सामने। उसके क्रम में हमने कार्नेटिक वॉर्स पढ़ी थी, जिसमें पहली और दूसरी कार्नेटिक वॉर हम पढ़ चुके थे, और आज हम देखेंगे थर्ड कार्नेटिक वॉर। कार्नेटिक इज अ रीजन इन साउथ इंडिया, खासतौर पर कोरोमंडल कोस्ट के पास का इलाका, जिसे कार्नेटिक कहा गया। और उस रीजन में ब्रिटिश और फ्रेंच फोर्सेस के बीच अलग अलग टाइम पर कुछ युद्ध हुए थे, जिनके अलग अलग कारण थे। फर्स्ट एंड सेकंड हम डिस्कस कर चुके थे। द फर्स्ट कार्नेटिक वॉर का बैकग्राउंड सेट होता है ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन से। यूरोप में होने वाले उत्तराधिकार के युद्ध की वजह से भारत में भी ये इसके असर देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर आप गौर से देखें तो ऑस्ट्रिया, जो कि यूरोप का एक देश है, ऑस्ट्रिया का फ्रांस या ब्रिटेन से कोई डायरेक्ट कनेक्शन तो है नहीं। तो व्हाई द वॉर हैपेंड बिटवीन ब्रिटेन एंड फ्रांस इन इंडिया? तो इसका एक कारण यह है कि जो ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन है, इसमें ब्रिटेन और फ्रांस ने अपने अपने इंटरेस्ट ग्रुप के हिसाब से कुछ साइड चूज कर ली थी। वो चाहते थे कि उनके पसंदीदा राजा यहाँ पर आए और शासन करें। तो ब्रिटेन और फ्रांस ने जब साइड चूज कर ली तो वो आमने सामने होने थे, और इसका असर था कि पूरे ग्लोबल लेवल पे जहाँ जहाँ ब्रिटेन और फ्रांस प्रेजेंट थे वो आपस में टकराए, और इसी तरह वो इंडिया में भी टकराए। और इंडिया में फर्स्ट कार्नेटिक वॉर होता है, जिसके बाद कुछ समय तक लड़ने के बाद इसमें ब्रिटेन ज़्यादा हावी रहता है फ्रांस की फोर्सेस से। सॉरी, फ्रांस की फोर्सेस ज़्यादा हावी रहती है ब्रिटेन की फोर्सेस से, बिकॉज ब्रिटेन जिनकी मदद लेता है, जैसे कि कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन जो थे, उन्हें फ्रांस हरा देता है। और इसके कुछ सिग्निफिकेंस थे, जिसके तहत दोनों ही ब्रिटेन और फ्रांस ये समझ जाते हैं कि इंडिया की जो फोर्सेस हैं, या इंडिया के राजाओं की जो फोर्सेस हैं, ये कहना ठीक रहेगा, वो हैं तो अपने आप में बहुत बड़ी। सो इट्स अ ह्यूज आर्मी दे हैव, बट दे लैक द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ डिसिप्लिन। जितना ज़रूरी होता है खास युद्ध लड़ने के लिए डिसिप्लिन, वो नहीं है। ओके, तो भारतीय राजाओं की जो सेनाएं हैं उनमें अनुशासन का अभाव था, डिसिप्लिन का अभाव था, लेकिन इनकी संख्या बहुत ज़्यादा थी। ये बहुत बड़ी सेनाएं रखते थे, जबकि फ्रांस या ब्रिटेन जैसे यूरोपीय देशों की जो आर्मी होती थी वो कंपैरेटिवली स्मॉल होती थी इनसे। लेकिन उनके साथ एक प्लस पॉइंट था कि दे आर वेल डिसिप्लिन्ड एंड वेल इक्विप्ड आर्मी। इनके पास आधुनिक हथियार होते थे, आधुनिक वॉर टेक्निक्स होती थी, और ये काफ़ी प्रैक्टिस किए हुए होते थे। ये बातें समझ में आती हैं फर्स्ट कार्नेटिक वॉर होने के बाद, और इसका असर आने वाले समय में इन फोर्सेस के ट्रीटमेंट जो ये देते हैं भारतीय राजाओं को, उस पर भी पड़ेगा। उसके बाद हमने सेकंड कार्नेटिक वॉर पढ़ा था, जिसमें डुप्ले की महत्वाकांक्षा, जो कि फ्रेंच गवर्नर था, वो चाहता था साउथ इंडिया में पूरा अपना इन्फ्लुएंस स्थापित करना। उसकी महत्वाकांक्षा और हैदराबाद और कर्नाटक के रीजन में उठने वाले
उत्तराधिकार के युद्ध, यानी कि अगला राजा कौन होगा, उसके बीच ब्रिटेन और फ्रांस के दो साइडों को चूज कर लेने की वजह से हुआ था सेकेंड कार्नेटिक वॉर। और इसका अंत हुआ था, काफ़ी सारे इसमें इंसिडेंट और घटनाक्रम होते हैं जो कि यहाँ मेंशन है, और इसका अंत होता है डुप्ले को वापस बुलाने से और गॉडेह्यू नाम के नए फ्रेंच गवर्नर के आने से, जो पॉलिसी ऑफ नेगोशिएशंस पे काम करता है, यानी कि अब उसे युद्ध नहीं करना, वो नेगोशिएट करके को एग्जिस्ट करना चाहता है अलॉन्ग विद द ब्रिटिश इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो इसके तहत वो लोग एग्री करते हैं कि दे विल नॉट इंटरफेयर इन द क्वेरल्स ऑफ नेटिव प्रिंसेस, जिसकी वजह से आपस में उनकी भी लड़ाई होती है। तो ये रीजन तो है, इसके तहत नेगोशिएशन के तहत ये रीजन तो मिल गया है कि ब्रिटेन और फ्रांस जो भी भारतीय राजाओं की लड़ाई है आपस की, उसमें नहीं पड़ेंगे। लेकिन कुछ और वजह हैं जिनकी वजह से इन्हें फिर से आपस में युद्ध करना पड़ा, और ये थोड़ा निर्णायक या डिसाइसिव रहा। ओके, सो दैट विल बी द थर्ड कार्नेटिक वॉर। उससे पहले सेकेंड कार्नेटिक वॉर के क्या इम्प्लीकेशंस हैं या क्या सिग्निफिकेंस था। जैसे पहले कार्नेटिक वॉर में तो ह्यूज आर्मी और विदाउट डिसिप्लिन, ह्यूज आर्मी प्लस इनडिसिप्लिन, ये ज्यादा स्मॉल आर्मी प्लस डिसिप्लिन आर्मी, तो इसका महत्व ज़्यादा है, इसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, ये समझ में आ गया था फर्स्ट कार्नेटिक वॉर में। सेकंड कार्नेटिक वॉर में ये समझ में आया था यूरोपियन दोनों पावर्स के कि जो इंडियन रूलर हैं अब उनके सामने प्लीड करने की ज़रूरत नहीं है या उन्हें परसुएड करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज दे बिकम द क्लाइंट ऑफ यूरोपियंस। ये राजा आपस में इतने लड़ाइयों में व्यस्त रहते थे या आपस में टसल या स्ट्रगल इनका इतना ज़्यादा रहता था कि ये खुद यूरोपियंस की मदद लेकर खुद को राजा बनाना चाहते थे। और इट इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर बोथ ब्रिटेन एंड फ्रांस। अब उन्हें खुद युद्ध में नहीं लड़ना है, जो राजा उनके पास आए उसकी क्षमताओं का आकलन करते हुए वो उसका साथ दें। अब हम देखते हैं कि थर्ड कार्नेटिक वॉर क्यों हुआ और कैसे हुआ। बिकॉज ब्रिटेन और फ्रांस तो डिसाइड कर चुके थे कि दे विल नॉट टेक पार्ट इन एनी क्वेरल्स ऑफ इन नेटिव प्रिंसेस, बट ग्लोबल फैक्टर अभी भी हैं जिंदा, जिनकी वजह से पहला कार्नेटिक वॉर भी हुआ था और तीसरा भी होगा। सो इन 1756 द 7 years वॉर started in Europe when Austria wanted to recover Silesia and Prussia। लिखते प्रशिया हैं बट ये प्रशा है। ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन जो था उसके लिए वर्ल्ड हिस्ट्री में बैकग्राउंड हमें उसका देखना पड़ेगा, बट अभी तक के लिए समझने के लिए है कि जिसकी वजह से फर्स्ट कार्नेटिक वॉर हुआ, जहाँ ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार का युद्ध था, जिसमें इसका कंक्लूजन होता है ट्रीटी ऑफ एक्स-शपेल के बाद। उसमें कुछ बचे हुए हिस्से रह गए थे, यानी कि कुछ कसक बची हुई थी इस ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन की, और जो निकल कर या उभर कर सामने आती है 7 year वॉर्स के थ्रू इन 1756 to 63। इसमें ऑस्ट्रिया चाहता है सिलेसिया नाम की जगह और प्रशा को अपने अंडर में लेना, और इसके तहत जो दोनों ही रीजन्स हैं वहाँ की फोर्सेस अपोज करती हैं ऑस्ट्रिया का, और एक तरह से फिर वॉर लाइक सिचुएशन बन जाती है जो लंबे समय तक चली। इस सिचुएशन में ब्रिटेन और फ्रांस भी घुसते हैं दोबारा, और दोनों अपोजिट साइड को चूज करते हैं। फ्रांस साइड लेता है ऑस्ट्रिया की और ब्रिटेन साइड लेता है प्रशा की। ओके, तो ये है ब्रिटेन और ये है फ्रांस, और ब्रिटेन ने साथ दिया है प्रशा का, फ्रांस ने साथ दिया है ऑस्ट्रिया का। अब इस वजह से दोनों फिर आमने सामने हो चुके हैं ब्रिटेन एंड फ्रांस, तो इसका असर आपको उन जगहों पर भी देखने को मिलेगा जहां जहां ब्रिटेन और फ्रांस की मौजूदगी है, और उनमें से एक जगह है भारत, जहां फिर से इनके बीच एक युद्ध होगा जिसे कहेंगे हम थर्ड कार्नेटिक वॉर, एंड इट इज अ डिसाइसिव वॉर। ये डिसाइसिव होगी, ये ब्रिटेन को एक अच्छा सुपीरियोरिटी प्रोवाइड कर देगी इंडिया में एज अगेंस्ट टू फ्रांस, और एकमात्र जो शक्ति थी भारत में जो
अदर यूरोपियन से ज़्यादा ब्रिटेन को कंटेन करने वाली थी, उसका भी डिक्लाइन हो जाएगा और कुल मिलाकर फिर एक रास्ता साफ हो जाता है ब्रिटेन के लिए टू कॉन्क्वेस्ट इंडिया को कॉन्कर करने के लिए। तो देखते हैं उसका इमीडिएट कॉज क्या था, थर्ड कार्नेटिक वॉर क्यों हुआ। तो पहली बात तो ये हम समझ ही चुके हैं कि द फ्रेंच ब्रिटिश राइवलरी इन यूरोप दैट इज कल्मिनेटेड इन इंडिया एज वेल, तो उसका असर इंडिया पे भी होगा। ओके, तो फ्रेंच आर्मी, अब इमीडिएट कॉज अगर हम देख रहे हैं तो उसमें क्या होता है, तो काउंट डी लैली नाम के एक फ्रेंच आर्मी के कमांडर हैं, वो एक ब्रिटिश फोर्ट पे कब्जा कर लेते हैं जो कि सेंट डेविड फोर्ट है। ये उस समय के मद्रास और आज के चेन्नई के पास पड़ता है। सेंट डेविड और विजयनगरम पे कब्जा कर लेते हैं फ्रेंच कमांडर। तो इसके जवाब में अंग्रेज एडमिरल डी एशे की लीडरशिप में मसूलीपट्टनम के पास जो फ्रेंच फ्लीट होती है, मसूलीपट्टनम इज ए कोस्टल प्रोविंस जो कि आंध्र प्रदेश के पास पड़ता है। यहाँ जो फ्रेंच फ्लीट रखी हुई है यानी कि जहाजी बेड़ा जो है, उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा देते हैं ब्रिटिश अंडर द एडमिरल डी एशे। तो ये वॉर शुरू होने के कारण है, ये इमीडिएट कॉज है। फर्स्ट, the capture of Saint David and Vijayanagaram by Arthur D. Count Lally, which is a French commander, and after, in retaliation, the heavy damage done by British army to the French fleet in Masulipatam. So this is the reason of starting the third Carnatic War. इसमें एक डिसाइसिव बैटल भी होता है 1760 में, हालांकि थर्ड कार्नेटिक वॉर में बहुत सारे इवेंट हुए थे, बट जानने लायक बातें एक दो ही हैं और इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसका रिजल्ट क्या निकला। तो हम देख रहे हैं इसमें बैटल ऑफ वांडी वॉश होता है जो कि तमिलनाडु के पास एक जगह है वांडी वॉश। यहाँ पर जनरल आयरकूट ऑफ द इंग्लिश टोटली राउटेड द फ्रेंच आर्मी अंडर काउंट थॉमस आर्थर डी लैली। तो आर्थर डी लैली जिन्होंने सेंट डेविड पे कब्जा कर लिया था, विजयनगरम पे कब्जा कर लिया था, उनको सीधे सीधे युद्ध के लिए गए हैं जनरल आयरकूट ऑफ इंग्लिश, और वो पूरी तरह से उन्हें उखाड़ फेंकेंगे इस जगह से जो कि तमिलनाडु में है इन बैटल ऑफ वांडी वॉश। इसके अलावा जो फ्रेंच हैं जिनके अंडर में पौंडीचेरी भी आता है, तो पौंडीचेरी वाज गैलेंटली डिफेंडेड बाय लैली फॉर 8 months। 8 महीनों तक ये डिफेंड करते हैं पौंडीचेरी को भी, बट आखिरकार उन्हें सरेंडर करना पड़ता है जनवरी 16, 1761, बिकॉज अब जो ब्रिटिश है वो फुल फोर्स के साथ यहाँ पर आ चुके हैं और उन्होंने उखाड़ फेंका है फ्रांसीसी पावर को। और इट इज़ अ डिसाइसिव वॉर इन दैट सेंस ऑल्सो कि अब साइकोलॉजिकली भी फ्रांस दोबारा ब्रिटेन को इस तरीके से छेड़ने की गलती नहीं करेगा। खासतौर पे आप एक चीज़ और देखें कि ये 1760 या 61 का दौर है और यहाँ तक आते आते ब्रिटेन भारत के बहुत सारे हिस्सों पर बहुत सारी सुविधाओं का फ़ायदा उठाते हुए और बहुत सारे हिस्सों पर स्वामित्व या अधिकार हो जाने की वजह से काफ़ी स्ट्रांग हो चुका है। और 1761 आते आते खासतौर पे बंगाल के रीजन में ब्रिटिश छा जाएंगे और जहाँ वहाँ के जो रिसोर्सेज हैं, जो बंगाल के रिसोर्सेज हैं, उनकी मदद से अपनी फोर्सेस को और स्ट्रांग बनाएंगे। तो इस वजह से हुआ है वांडी वॉश के युद्ध में काउंट लैली की फोर्सेस जो कि फ्रांस की फोर्सेस है वो हार जाती हैं आयरकूट यानी कि ब्रिटेन की फोर्सेस से, और पौंडीचेरी को कुछ समय तक डिफेंड करने के बाद काउंट लैली को ये भी खोना पड़ता है। इसके साथ ही जिंजी और माहे नाम के आइलैंड है जो पौंडीचेरी के आसपास ही हैं। विद द लॉस ऑफ जिंजी एंड माहे द फ्रेंच पावर इन इंडिया वाज रिड्यूस्ड टू इट्स लोएस्ट। तो ये भी बचे कुछ इलाके फ्रांस से छीन ले जाते हैं और अब फ्रांस भारत में सबसे निचले स्तर पर चले जाता है अपने। उसके सारे जो एक्वायर्ड प्लेसेस हैं, जितने सेटलमेंट्स हैं, जितनी फैक्ट्रीज हैं, उन सभी को छीन लिया गया है फ्रांस से और ब्रिटेन ने पूरी तरीके से कब्जा कर लिया है फ्रांस के सारे एसेट्स पे। इसका असर ये होता है कि काउंट डी लैली को पहले तो लंदन ले जाया जाता है एज अ वॉर प्रिजनर, युद्धबंदी के तौर पे, और फिर किसी समझौते के तहत जब उन्हें फ्रांस को वापस दिया जाता है तो फ्रांस में भी उन पर केस चलता है, उन्हें जेल होती है और न सिर्फ इतना होता है बल्कि उन्हें फांसी भी दे दी जाती है इन 1766। तो ये हश्र होता है काउंट डी लैली का और ये टोटली हमें समझ में आ रहा है कि अब ब्रिटेन पूरी तरीके से फ्रांस को भी टेक डाउन कर चुका है आफ्टर द कल्मिनेशन ऑफ थर्ड कार्नेटिक वॉर।
ओके। तो थर्ड कार्नेटिक वॉर यहाँ पे एंड होता है और अब हम देखेंगे कि इसके क्या रिजल्ट्स निकले या क्या लॉन्ग टर्म इफेक्ट हमें देखने को मिलते हैं। सो थर्ड कार्नेटिक वॉर जो कि अपने आप में डिसाइसिव रहा, ओके। Although the Treaty of Peace of Paris in 1763 restored to the French their factories in India, एक ट्रीटी होती है 1763 में फ्रांस और ब्रिटेन के बीच, जिसे कहते हैं ट्रीटी ऑफ पीस ऑफ पेरिस, ओके। थर्ड कार्नेटिक वॉर प्रूव्ड डिसाइसिव और सब कुछ हार चुके हैं फ्रेंच इंडिया में अपना, लेकिन एक ट्रीटी होती है ट्रीटी ऑफ पीस ऑफ पेरिस इन 1763 जिसकी मदद से फ्रांस को अपनी फैक्ट्रीज इंडिया में दोबारा मिल जाती हैं, ओके। Although the Treaty of Peace of Paris restored to the French their factories in India, the French political influence disappeared after the war. इस वॉर के बाद हालांकि उनकी फैक्ट्री तो उन्हें वापस मिल गई हैं, लेकिन उनका जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हुआ करता था वो अब भारत से गायब हो जाएगा और अब फ्रांस सिर्फ एक ट्रेडिंग कम्युनिटी या एक ट्रेडिंग कंट्री के तौर पर ही इंडिया में रुका रहेगा, जस्ट लाइक वी हैव सीन इन पोर्चुगीज, डच, इस तरह से जो यूरोपियन पावर्स थी उसी की तर्ज पर अब फ्रांस भी भारत में सिर्फ एक व्यापारिक कंपनी के तौर पर रहेगा और जो ब्रिटेन है इट विल कॉन्कर द होल ऑफ इंडिया, एंड जो इसके बाद होगा वो तो इतिहास का पन्नों में दर्ज है ही, ये उसकी शुरुआत है। तो the French political influence disappeared after the war. Thereafter, the French, like their Portuguese and Dutch counterparts in India, confined themselves to their small enclaves and to commerce. तो अब फ्रांसीसियों ने भी पुर्तगालियों और डच की तरह खुद को सीमित कर लिया अपने छोटे छोटे हिस्सों में, जैसे पुर्तगाली गोवा में, और फ्रांसीसियों ने लिया है पौंडीचेरी। तो ये कुछ हिस्से होंगे जहां ये अपने को कन्फाइंड कर लेंगे और भारत में व्यापार करते रहेंगे और मुनाफा कमाते रहेंगे कुछ कुछ, लेकिन पॉलिटिक्स में इनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। इन्हें एक तरह से ब्रिटिश का सबऑर्डिनेट बनकर रहना पड़ेगा। They confined themselves to their small enclaves and to commerce. The English became the supreme European power in the Indian subcontinent। और इस तरह से ब्रिटिश या अंग्रेज या इंग्लिश बनते हैं द सुप्रीम पावर इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट। तो अब जाकर ब्रिटिशर्स को पूरा एक मंच मिल जाएगा कि वे भारत पे कब्जा कर सकें, क्योंकि उन्हें अब रोकने वाला कोई है नहीं। तो यहाँ तक हमने देखा यूरोपियंस का आगमन कैसे हुआ है भारत में, जिनमें पोर्चुगीज हैं, डच हैं, फ्रेंच हैं, ब्रिटिशर्स हैं। इन सब के साथ ही हमने बहुत सारी चीज़ें देखी कि जो पोर्चुगीज थे वो कैसे आए, उन्होंने क्या क्या पॉलिसीज ली, क्या क्या स्ट्रगल रहे उनके यहाँ, और कैसे उनका डिक्लाइन हुआ, उनके क्या कंट्रीब्यूशन थे ये भी हमने देखे। डच के आने के बाद क्या क्या हुआ, किस तरीके से वो ब्रिटेन के हाथों थोड़ी शिकस्त खाने के बाद लिमिटेड हो गए थे, उनके डिक्लाइन के रीज़न क्या थे। इसके अलावा हमने ब्रिटिश के बारे में देखा और उन्हें हमने इतना समझ लिया था कि ब्रिटिश पीपल्स को भारत में सबसे ज़्यादा रियायतें मिली और उनके जो तरीका था भारत में डील करने का वो डायरेक्ट मुगलों से डील करते थे, जो कि सबसे बड़ी शक्ति थी उस समय की भारत में। तो इस तरह से ब्रिटिशर्स का जो इंटेलिजेंस या इंटेलिजेंटली जो उन्होंने डील किया है भारत में ट्रेड करने के लिए, उसका भी उन्हें फ़ायदा मिला। फिर हम फ्रांस की तरफ बढ़ते हैं और फ्रांस की कंपनी और उसके द्वारा किए गए कामों को हमने देखा। उन्होंने कैसे पौंडीचेरी को अपना एक गढ़ बना लिया था और धीरे धीरे भारत में कैसे वो फैक्ट्रीज खोल रहे थे। जब बात आती है पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस करने की इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, तब ब्रिटिश और फ्रांस दोनों ही अपनी अपनी शक्ति लगाते हैं। हालांकि एक समय पे पुर्तगाल ने भी ऐसी कोशिश की थी और वो भी बहुत सारी वजहों के साथ साथ ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों के आने की वजह से
बैक एंड पे चला गया था। और अब ब्रिटेन और फ्रांस भी सेम वही चीज़ कर रहे हैं। आफ्टर सेटलिंग इन इंडिया, एस्टेब्लिशिंग मैन्युफैक्चरीज इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ब्रिटेन और फ्रांस दोनों कोशिश करेंगे कि वे इंडियन पॉलिटिक्स को इस तरह से इन्फ्लुएंस करें कि वो उनके फेवर में रहे और उन्हें अच्छे से ठीक से ज़्यादा मुनाफा कमाने का मौका मिले। और इस तरह से जब दो पावर्स एक ही पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को स्थापित करने की कोशिश करती हैं तो दोनों के बीच होते हैं स्ट्रगल, और जिसका रिजल्ट थे ये 3 कार्नेटिक वॉर, जिसमें फर्स्ट कार्नेटिक वॉर वाज हैपेंड इन 1740 to 1748, the second Carnatic War happened in 1749 to 54, and the third Carnatic War was happened in 1758 to 1763. यहाँ पर 7463 हो गया, दिस इज ओनली 1763। ओके, तो इस तरह से 3 कार्नेटिक वॉर होते हैं। इन सब के बाद हम एक और है यूरोपियन फोर्स, जिसके बारे में हालांकि वो बहुत सिग्निफिकेंटली इंडियन हिस्ट्री को प्रभावित नहीं करती है, बट एज डॉक्यूमेंट ऑफ हिस्ट्री तो वहाँ ये दर्ज है कि एक और फोर्स आई थी इंडिया में, जो थी डेनिश पीपल, और ये थे डेनमार्क के रहने वाले। ये भी एक यूरोपीय देश है, नियर टू द नॉर्डिक कंट्रीज। So the Danish East India Company, which was established in 1616, came to India in 1620 and founded a factory near Trancobar, which is in Tanjore, and it is in eastern coast of India. तो 1620 में आते हैं, ईस्टर्न कोस्ट पे अपनी फैक्ट्री लगाते हैं। Their principal settlement was at सीरमपुर नियर कलकत्ता। उनका जो मुख्य सेटलमेंट होता है वो कैलकाटा यानी कि बंगाल रीजन में होता है। The Danish factories, which were not important at any time, were sold to the British government in 1845. The Danes are better known for their missionary activities than for commerce. तो डेनमार्क के बारे में बहुत लिमिटेड चीज़ें हमें समझनी है। वो ये है कि डेनमार्क से भारत में ट्रेड करने के लिए कंपनी इस्टेब्लिश की गई, ट्रेड किया गया, लेकिन डेनमार्क का जो मंशा थी वो थी रिलीजियस कन्वर्जन पर। डेनमार्क ने मिशनरी एक्टिविटीज का मतलब ये होता है कि मिशन के तहत आएंगे और भारतीयों को कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे अपने फेथ में, अपने रिलीजन में, विच इज क्रिश्चियनिटी। तो डेनमार्क इज फोकस्ड ऑन रिलीजियस कन्वर्जन। इससे पहले आपने डच लोगों के बारे में जब पढ़ा था तब हमने ये देखा था कि डच आर ऑल्सो फोकस्ड इन द स्पाइस ट्रेड ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। उसमें मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, इनकी तरफ उनका ज़्यादा फोकस रहता था, और इस वजह से भी डच का डिक्लाइन हुआ था इंडिया में, बिकॉज दे आर नॉट फोकसिंग ऑन इंडियन मार्केट्स। हालांकि उन्होंने कुछ समय तक यहाँ की मार्केट में ट्रेड किया, लेकिन आफ्टर द अराइवल ऑफ ब्रिटेन एंड फ्रांस दे बिकेम द सेकेंडरी फोर्स। और उसके बाद डच भी ब्रिटेन के हाथों थोड़ा बैटल ऑफ चिंसुरा या बैटल ऑफ बाइडरा लड़ने के बाद डिक्लाइन कर जाते हैं इंडिया में। लेकिन डेनमार्क एक स्पेशल केस है। डेनमार्क इवन इट इज ये स्ट्रगल भी नहीं करता है, इट हैज फोकस ऑन रिलीजियस कन्वर्जन, और इससे किसी को क्या दिक्कत होगी। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि डेनमार्क अगर रिलीजियस कन्वर्जन पे ज़्यादा फोकस करता है तो ब्रिटेन या फ्रांस को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हाँ, यदि डेनमार्क ट्रेड में अपनी मोनोपोली स्थापित करने के लिए इंडिया की पॉलिटिक्स में इन्वॉल्वमेंट दिखाता, तब शायद ब्रिटेन या फ्रांस से उनका संघर्ष होता, बट इट इज मेनली फोकसिंग ऑन मिशनरी एक्टिविटीज एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉमर्स ऑल्सो। तो इसकी वजह से डेनिश ज़्यादा इधर ग्रोथ या प्रोग्रेस नहीं कर पाए और कुछ जगह अपनी फैक्ट्री सेट करने के साथ ही ट्रेड पे लगे रहे। और एक समय ऐसा आता है इन 1845 जो डेनिश फैक्ट्री हैं जो बस चल रही थी इंडिया में, उनको उनकी इम्पोर्टेंस नहीं थी, तो वो बेच दी जाती है ब्रिटिश गवर्नमेंट को। कुल मिलाकर जो पूरे भारत पे छाई हुई सत्ता थी उस समय, तब ब्रिटिशर्स के डेनिश फैक्ट्रीज को भी ले लेते हैं अपने अंडर में। इस तरह की से जितनी भी यूरोपियन पावर्स आती हैं इंडिया में, उनमें ब्रिटेन उभर कर आता है सामने। पुर्तगाल, फ्रांस, डच, डेनिश, इन सभी के बीच एक शक्ति उभर कर आती है जो है ब्रिटेन। ओके, तो इसके आधार पर हमारा पोर्चुगीज
का भारत आना, डचेस का भारत आना, पोर्चुगीज, डच, ब्रिटिश, फ्रेंच ब्रिटिश टसल और डेनमार्क, ये सभी अराइवल ऑफ दीज यूरोपियन कंपनीज आज पूरा होता है। और अब हमारे पास सिर्फ एक पॉइंट बचा है, जो है कि रीजन फॉर ब्रिटिश सक्सेस एमंग अदर यूरोपियन पावर्स। इसको हम थोड़ा इलेबोरेटली देखेंगे, हालांकि इसके बारे में हम ज़्यादा जानकारी दे चुके हैं, बट फिर भी कैसे ब्रिटेन ने भारत में खुद का एक आधिपत्य है वो जो स्थापित किया, उसके क्या रीजंस थे, उनके बारे में हम ज़्यादा जानकारी कल की क्लास में लेंगे, बिकॉज इट इज़ अ टॉपिक विच डिमांड्स इलेबोरेशन। इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ बातें हैं जिनको डीपली हमें थोड़ा समझना पड़ेगा, इट टेक्स टाइम। और आधी बातें आज आधी बातें कल करके हम इसे दो हिस्सों में बांटना नहीं चाहते। तो अभी के लिए ये मैप आपके सामने है, आप इसमें देख सकते हैं कि जितनी भी यूरोपियन पावर्स आई थी इंडिया में, उन सभी ने कहाँ कहाँ किन किन जगहों पर अपने सेटलमेंट रखे, किन किन जगहों पर फैक्ट्रीज रखी। और इसमें ये है मैप, आप गौर से देख सकते हैं। इंग्लिश सेटलमेंट के सामने अंग्रेजी झंडा आपको दिखेगा, फ्रेंच सेटलमेंट के सामने ये ब्लूइश ये झंडा दिखेगा, और एक 3 रंगों वाला झंडा दिखेगा डच सेटलमेंट के सामने, प्लस वाइट कलर का क्रॉस साइडवेज टू द फ्लैग दिखेगा डेनिश सेटलमेंट के सामने। तो इतनी जगह है। यहाँ सूरत है, सूरत में 1612 में ये आपको ब्रिटेन का राज दिखेगा। दमन वाले इलाके में पोर्चुगीज़ ज़्यादा दिख रहे हैं, दीव में पोर्चुगीज़, बसीन में पोर्चुगीज़, बॉम्बे में पोर्चुगीज़ 1533 तक आते आते, और 1638 में फिर ब्रिटिशर्स, गोवा में पोर्चुगीज़ लैंड फोर्स, और इसी तरीके से पौंडीचेरी आपको दिखेगा यहाँ पर, इसमें फ्रेंच सेटलमेंट आपको पौंडीचेरी के पास दिख रहा होगा। हैव अ लुक इन दैट मैप, और अगर चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये मैप आपको दर्शाता है कि कौन कौन सी यूरोपियन पावर्स के कौन कौन से ट्रेड सेंटर्स थे, या कंपनीज के कौन कौन से सेटलमेंट्स थे। इसमें इंपॉर्टेंट जो जगह हैं वो आती हैं गोवा, बॉम्बे, कैलकाटा रीजन में यहाँ है हुगली, चिंसुरा, बाइडेरा, हुगली, ये सब आसपास के इलाके हैं। अगर आप गौर से देखें तो एक ही लाइन पर ये बैठे हुए हैं। चंद्रनगर, सीरमपुर, तो हुगली, चिंसुरा, चंद्रनगर, ये सब कैलकाटा और बंगाल के पास के रीजन इंपॉर्टेंट है। बॉम्बे इंपॉर्टेंट, गोवा इंपॉर्टेंट, पौंडीचेरी हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट, उसके अलावा कोचीन और कैलीकट के कोस्ट ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इतनी कुछ जगहें थी। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में मछलीपट्टनम का इलाका, वाइजैक जिसे हम कहते हैं आज विशाखापट्टनम, ये वाले इलाके, ये कुछ मेन ट्रेड सेंटर्स थे, कुछ मेन पोर्ट्स थे जहाँ के थ्रू ट्रेड किया जाता था इंडिया में। एक दीव नाम की जगह है यहाँ पर, ये भी इम्पोर्टेंट थी। तो ये कुछ मेन सेंटर्स थे, और इन सेंटर्स के थ्रू इनमें अपने अपने सेटलमेंट एस्टेब्लिश करने के लिए होड़ लगी रहती थी यूरोपियन कंपनीज में, और उन्होंने इन जगहों पे सेटलमेंट एस्टेब्लिश किए। ये इन कंट्रीज के नाम है। दिस इज द लिस्ट, सो हैव अ लुक एट दैट। और इसके बाद हम कल देखेंगे व्हाट आर द रीजंस फॉर ब्रिटिश सक्सेस अगेंस्ट अदर यूरोपियन पावर्स। तो बाकी सारी यूरोपियन पावर्स से ज़्यादा पावरफुल कैसे साबित हुए ब्रिटिशर्स, उनके क्या क्या रीजंस थे, उन रीजंस पे हम ठीक से इंक्वायरी करेंगे। और इंक्वायरी करने के बाद ये बात सामने आएगी कि हाउ द ब्रिटिश गॉट सक्सेस। कुछ की पॉइंट्स हैं जिन्हें मैं अभी बता देता हूँ, और कल इन पे इलेबोरेटली डिस्कशन होगा। फर्स्ट रीजन तो ये था कि स्ट्रक्चर है, जो ट्रेडिंग कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि निकल कर आती है हर कंट्री से, तो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो स्ट्रक्चर और जो ट्रेडिंग का तरीका था वो अलग था बाकी यूरोपियन पावर्स से, और इसी की वजह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारी पड़ती है इस मामले में बाकी यूरोपियन कंट्रीज से। उसके अलावा नेवल सुपीरियरिटी थी ब्रिटिश की। ब्रिटिशर्स न सिर्फ भारत में बल्कि भारत से बाहर और यूरोप में भी अपनी नेवल सुपीरियरिटी को इस्टेब्लिश कर चुके थे विद फाइटिंग वेरियस वॉर अगेंस्ट अदर यूरोपियन नेशंस। तो ये साइकोलॉजिकली भी
डोमिनेंट थे, अदर यूरोपियंस थे, और इसके अलावा इनके पास पावर एज अ नेवल फोर्स तो थी ही। तीसरा पॉइंट था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का, इसे भी हम कल ठीक से डिस्कस करेंगे, अभी जस्ट हम ये जान लेते हैं कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने वो मौके दिए थे ब्रिटेन को कि वो अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ा सके। और प्रोडक्शन कैपेसिटी जिस देश की बढ़ती है उसकी फाइनेंशियल कैपेसिटी भी बढ़ती है, बिकॉज वो नई मार्केट कैप्चर करते हैं और नई मार्केट कैप्चर करने के क्रम में मुनाफा कमाते हैं। इन मुनाफे की वजह से हर लिहाज से उनकी तरक्की होती है। हालांकि ऐसी तरक्की एट द एक्सपेंस ऑफ दोज कॉलोनीज जैसे कि इंडिया, अफ्रीका जैसे देश हैं, उनके एवज में इन लोगों को तरक्की मिलती है, लेकिन कुल मिलाकर ये बात तो होती है कि जो फोर्स है, जो ब्रिटिश फोर्स है, वो सुपीरियर साबित होगी अदर यूरोपियन पावर्स से। उसके अलावा उनके मिलिट्री स्किल और डिसिप्लिन की बात करेंगे कि कैसे ये लोग बाकी यूरोपियन पावर्स से थोड़े अलग थे इस मामले में। और उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट बात जो है वो है स्टेबल गवर्नमेंट थी ब्रिटेन में, जो कि बाकी देशों, खासतौर पर फ्रांस और पुर्तगाल में नहीं मिली थी। पुर्तगाल तो इवन स्पेन ने कैप्चर कर लिया था एक टाइम पर। तो इस तरह से जब उन्हें बैक एंड सपोर्ट ही नहीं मिलता उन कंपनीज को, तो वो कैसे प्रॉस्पर करती है इंडिया में, कैसे सपोर्ट करती है अपने वॉर्स एक्सेट्रास को। रिलीजियस इनएक्टिविज्म इज अनदर फैक्टर। ब्रिटिशर्स की कोई रुचि नहीं थी भारत में कन्वर्जन को कराने में। हालांकि ब्रिटिशर्स ने भी इस तरह की कोशिशें की हैं बाद में, लेकिन तब उसका सोल पर्पस ये था कि भारत में वो ठीक से व्यापार कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकें। उसके लिए उन्हें अगर रिलीजियसली कन्वर्जन कराना भी पड़े तो उसके लिए भी वो तैयार थे। लेकिन शुरुआती क्रम में जब ब्रिटिशर्स भारत आए थे तब उन्होंने रिलीजियस इनएक्टिविज्म दिखाया था एज कम्पेयर टू पोर्चुगीज एंड डेनिश जो फोर्सेस थी उनके। और उनके डिक्लाइन की एक वजह भी यही बनी थी, पुर्तगाल और डेनमार्क के भारत में डिक्लाइन की ये वजह बनी थी कि वो रिलीजियसली थोड़ा इंटॉलरेंट थे। तो उनको कन्वर्ट कराने की वजह से समाज में एक सोशल अनरेस्ट तो आता है, तो इट इज़ अ बिग रीजन। के अलावा सबसे इम्पोर्टेंट बात शायद जो आखिरी में हम डिस्कस करेंगे वो है फंडिंग देयर वॉर। ब्रिटिशर्स ने एक बहुत अनूठा तरीका निकाला था अपनी वॉर को फंड करने का, और वो हम करेंगे कल की क्लास में डिस्कस। और इसके तहत फिर हमें कंक्लूजन मिलेगा कि कैसे ब्रिटेन ही ज़रूरी था बाकी यूरोपियन कंपनी से ज़्यादा इन्फ्लुएंस स्थापित करने वाला, और क्यों वो उसने ऐसा किया। तो इसके साथ हमारा एक चैप्टर कंप्लीट होगा कल, एंड उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे अपने दूसरे चैप्टर की तरफ जो कि है एक्विजिशन। भारत का कैसे ब्रिटेन ने भारत पर कब्जा किया। इसमें हम एक्विजिशन ऑफ बंगाल देखेंगे, एक्विजिशन ऑफ मैसूर देखेंगे, एक्विजिशन ऑफ मराठा एंड पंजाब रीजन का भी देखेंगे। और इन सब के तहत जब भारत पे धीरे धीरे उनका कब्जा बनते जाएगा तब फिर हम इनकी पॉलिसीज के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो मैसूर, मराठा, पंजाब और किन किन पॉलिसीज की वजह से के माध्यम से इन्होंने भारत पर कब्जा किया, उसमें हम सब्सिडियरी अलायंस, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ब्रिटिश पॉलिसी टूवर्ड्स प्रिंसली स्टेट्स, इन सब पे नजर डालेंगे। तो ये हमारी अपकमिंग क्लासेस का सिलेबस या शेड्यूल रहेगा। तो आई होप आपको आज की क्लास इंपॉर्टेंट लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो डू लाइक द वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल, एंड टिल देन ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस, कीप लर्निंग, बाय बाय।